प्रशांत पांडे जो कि पीठासीन अधिकारी है, उन पर आरोप जनता की तरफ से लगाया गया। कहा जा रहा है कि प्रशांत पांडे के पास दूसरी बटन है, साइकिल का बटन दबा रहे हैं तो कमल का बटन दब रहा है। यह आरोप कुछ लोगों की तरफ से लगाया गया। लखीमपुर खीरी से ही बड़ी खबर। प्रशांत कुमार यहाँ जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो मोहल्ले में वोट डालने आते हैं, मशीन नहीं दाबते, कह देख जाओ वोट पड़ गया। और जब हम डालने गए, हमने साइकिल पर बटन दबाई, कमल का फूल का निशान निकल रहा है। हमारे पीछे 3-4 लोग वो भी डाले, वो भी बटन दाब रहे हैं, वोट नहीं पड़ रहा है। ये धांधली करवा रहे हैं प्रशांत पीठासीन अधिकारी गोला। मैं गोला से बोल रहा हूँ, हसरजा बरकाती, मुन्नूगंज मेरा वोट नंबर है, 575 नंबर मेरा वोट है। प्रशांत कुमार यहाँ जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो मोहल्ले में वोट डालने आते हैं, मशीन नहीं दाबते, कह देख जाओ वोट पड़ गया। और जब हम डालने तो ये लखीमपुर खीरी से खबर थी, जहां पर बड़ा आरोप पीठासीन अधिकारी पर लगाया गया है। अजय कुमार टेनी यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी से उत्कर्ष वर्मा है और बीएसपी ने अंशे कालरा पर दाव लगाया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाया गया। प्रशांत पांडे पीठासीन अधिकारी है जिन पर यह आरोप है कि उनके पास एक दूसरा बटन है। यह आरोप कुछ लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है। आपने सुना, लोगों का कहना है कि साइकिल का बटन दबा रहे हैं लेकिन बीजेपी का बटन दब रहा है। यह आरोप कुछ लोगों की तरफ से लखीमपुर खीरी में लगाया जा रहा है। आप सुन रहे थे, पीठासीन अधिकारी प्रशांत पांडे पर यह आरोप है। साइकिल पर बटन दबाई, कमल का फूल का निशान निकल रहा है। हमारे पीछे 3-4 लोग वो भी डाले, वो भी बटन दाब रहे हैं, वोट नहीं पड़ रहा है। ये धांधली करवा रहे हैं प्रशांत पीठासीन अधिकारी गोला। मैं गोला से बोल। तो अपने आप में एक बड़ी खबर थी और बड़ी खबर यही है कि दरअसल पीठासीन अधिकारी पर यह आरोप लगाया गया कुछ लोगों की तरफ से, जहां पर जनता ने यह आरोप लगाया है पीठासीन अधिकारी प्रशांत पांडे पर और यह कहा है कि दरअसल वो एक दूसरा बटन रखकर बैठे हैं। यह एक अलग तरह का आरोप है, जहां पर उनका कहना है कि लोग जब साइकिल का बटन दबा रहे हैं तो बीजेपी का बटन दब रहा है। बड़ी खबर है लखीमपुर खीरी से, जहां पर आरोप है और बड़ा आरोप है। ईवीएम को लेकर सवाल उठते हैं और उन्हीं सवालों के बीच एक और सवाल। और लखीमपुर खीरी से राम जी हमारे साथ जुड़ गए। राम जी, अलग तरह का आरोप और एक नई तरह की खबर, पीठासीन अधिकारी पर बड़ा आरोप लगा इस वक्त। गोला गोकर्णनाथ का एक इंटर कॉलेज है जिसमें बाकायदा जो वीडियो वायरल हुआ है, तो वीडियो में साफ देखा जा सकता है जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो वहाँ के लोगों का जो बयान आया है, जो वीडियो वायरल हुई है, उनका ये कहना है कि जब वो वोट डालते हैं तो उसमें जो वोट की पर्ची है दूसरे उसकी निकल रही है, प्रत्याशी निकल रही है। तो कहीं ना कहीं जो इस तरीके से जो चीजें आई हैं, इसको लेके भी डीएम महेंद्र बहादुर सिंह का बयान आया है। राम जी, इस खबर के सामने आने के बाद किसी तरह का किसी अधिकारी ने संज्ञान लिया, और चूंकि पीठासीन अधिकारी पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन चूंकि जब आरोप उन्हीं पर लग जाए तो जाहिर सी बात है कुछ उच्च अधिकारियों ने क्या संज्ञान लिया मामले पर अब तक? जी बिल्कुल, आपको बता दें हमारे लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह का बयान आया है। बाकायदा उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए जो एसडीएम गोला है, बाकायदा उनकी एक बाइट आई है, उसमें बाकायदा 4 लोगों से बात की गई है कि क्या ऐसा हो रहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं हो रहा है। और बाकायदा ये र्यूमर उड़ाया गया था, जो वीडियो वायरल हुई थी, वो र्यूमर बता रहे हैं एक सनसनी बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो ये खबर वायरल हुई है, जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई है, तो वीडियो को लेकर भी अन्य प्रत्याशियों ने भी डीएम से शिकायत की थी। तो इस शिकायत को लेकर जो बाकायदा इसकी जांच हुई है, जांच के बाद इनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं निकल के आई है। जी इस बयान के बाद, इन बातों के बाद क्या लोग संतुष्ट हुए वहां पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो बयान वीडियो आया था तो एक हलचल की स्थिति मच गई थी कि ऐसा भी हो रहा है क्या, क्योंकि विभिन्न चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई थी। पुलिस फोर्स है, बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्स है, एसएसबी के लोग हैं, सिविल पुलिस है, होमगार्ड की बड़ी कंपनियां लगाई गई हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इसके लिए उच्च अधिकारी ने एक टीम बनाई। तो यहाँ डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने टीम बनाई, टीम का अगुवाई जो एसडीएम गोला कर रहे थे, वो गए थे मौके पर, जांच की है। जांच के बाद एक अवश्य ग्रुप है, उसको बाकायदा वीडियो आई है और डीएम साहब का बयान भी आया। आप नजर बनाकर रखिए राम जी, और अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए। तो प्रशासन ने फिलहाल डिनाई कर दिया है। उनका कहना है कि दरअसल ये एक र्यूमर है और जो उड़ाया जा रहा है, लेकिन ये गलत है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, और ये बड़ी खबर कन्नौज से, जहां पर बीएसपी प्रत्याशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। गरीब वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया गया बीएसपी प्रत्याशी की तरफ से।
भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप है। वोटरों को वोट ना डालने का आरोप लगाया गया है। कहा जा रहा है कि वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। बीएसपी प्रत्याशी ने अधिकारियों से इस मामले की शिकायत भी की है और कहा है कि दरअसल वोटरों को धमकाया जा रहा है, बिच्छू गैंग धमका रहा है। यह आरोप बीएसपी प्रत्याशी की तरफ से लगाया गया है। कन्नौज से ही बड़ी खबर है और कन्नौज भी चूंकि अपने आप में उत्तर प्रदेश की इन 13 सीटों पर जिनमें वोटिंग चल रही है, अपने आप पे हॉट सीट है, क्योंकि यहां से सुब्रत पाठक मैदान में, अखिलेश यादव उनके खिलाफ है। करीब 8:30 बजे मेरे पास खबर आई कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है कन्नौज लोकसभा में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गुरसाहिबगंज का एक 396 नंबर बूथ है, थाड़े देवर में प्राथमिक विद्यालय, वहाँ से हमारे लोगों ने फ़ोन किया कि बूथ से करीब 100 मीटर पहले, 200 मीटर पहले कुछ भाजपा का गैंग है, बिच्छू गैंग करके वहाँ के, वो 10-12 लोग वहाँ पे खड़े होके, जो दलित समाज की महिलाएं हैं और जो दलित समाज का वोटर है, उसको वो लोग रोक रहे हैं, उसको पहले दबाव बना रहे हैं कि जाओ तो भाजपा पे दोगी, नहीं तो यहाँ से जाओगी नहीं। यही बात मैंने कप्तान साहब को फ़ोन करके बताया था। कप्तान साहब ने संज्ञान में लिया और इत्तेफाक से कप्तान साहब मुझे मिल गए मेरे बूथ के दौरे पर, तो मैंने उनको इंडिविजुअली पर्सनली भी शिकायत दर्ज करा दी। उन्होंने तत्काल कार्रवाई की है उस पर। और मैं एज ए कैंडिडेट पूरी कन्नौज लोकसभा में, चाहे वो सपा का हो या भाजपा का हो, प्रशासन पूरा अलर्ट है। प्रशासन से मेरी बहुत रिक्वेस्ट भी है, कल भी मैंने करी, कि यहाँ पे किसी की गुंडाई नहीं चलेगी, चाहे भाजपा हो चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के लोग जो है बहुत दबे कुचले लोग होते हैं, वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। शासन ने मुझसे कहा है कि किसी के साथ अनफेयर नहीं होगा, प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगी है, यही नहीं पूरे कन्नौज लोकसभा में। तो जहां पर कन्नौज में आप सुन रहे थे बीएसपी प्रत्याशी को जो आरोप लगा रहे थे, और आरोप के साथ साथ उनका कहना था कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है कुछ लोगों को, वोटर्स को, और जिसकी शिकायत उन्होंने कप्तान से की है, यानी कि एसएसपी से। और बिच्छू गैंग कन्नौज में, अब ये बिच्छू गैंग कौन है, हालांकि बीएसपी प्रत्याशी ज्यादा बेहतर तरह से बता सकते हैं, लेकिन बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया और जिले के कप्तान से उन्होंने बातचीत भी की और तस्वीरें आपके सामने। और चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, जहां पर देश में 11 बजे तक 24.87% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सबसे ज्यादा 32% से ज्यादा वोट अब तक पड़े। जम्मू कश्मीर में यही 14.94% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में 27% से ऊपर वोट डाले गए। अब तक 11 बजे तक का यह आंकड़ा है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 11 बजे तक 23% से ज्यादा, यानी कि 23.10% वोटिंग हुई है। बिहार में 22.54% वोट डाले गए। झारखंड में 27% मतदान हुआ है, 27% से ज्यादा मतदान। और मध्य प्रदेश में अब तक 32% से ज्यादा, यानी कि 32.38% वोट डाले गए हैं। महाराष्ट्र में अब की बार फिर से कम 17.51% वोटिंग हुई है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में यही 23.28% वोटिंग हुई है। 11 बजे तक का ये देश भर का आंकड़ा आपके सामने, 24.87% वोटिंग हुई है। हर बार की तरह पश्चिम बंगाल आगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देश भर का आंकड़ा जब हम उठा रहे हैं तो हर बार पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और अब चौथा चरण, वोटिंग प्रतिशत लगातार कम है। उस हिसाब से जिस तरह से तमाम कोशिशें होती हैं, चुनाव आयोग की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल जनता के मन में क्या है ये जनता ही बता सकती है और 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन वोट प्रतिशत जिस तरह से कम है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल और एक यक्ष प्रश्न जो है बना हुआ है। बड़ी खबर जहां पर अब तक अलग अलग तरह से वोट प्रतिशत आपको बता रहे हैं। तो लगातार अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जिनमें 11 बजे तक का वोट प्रतिशत आपके सामने, और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं इसको लेकर। और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए जिनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ
डॉक्टर प्रियंका मौर्य हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी। भूदेव शर्मा है कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ गए, किसानों की आवाज है, ये समझ लीजिए, किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए। तो चूंकि चर्चा की हम शुरुआत करें तो राजेंद्र यादव पहले आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि जब आप बैठे थे तो खबर लखीमपुर खीरी से आ रही थी, और लखीमपुर खीरी से आ रही थी कि वोट प्रतिशत को लेकर जिस तरह से आरोप यहां पर लगाए गए, वोटिंग ना डालने के आरोप लगाए गए। अपने आप में लखीमपुर खीरी एक हॉट सीट भी है और एक बड़ा मुद्दा भी है, चूंकि आप किसान नेता भी है। तो मेरी बात आप बिना कहे समझ गए होंगे कि मैंने लखीमपुर खीरी का जिक्र क्यों किया। आंदोलन चल रहा था तभी से बिल्कुल चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि वहाँ एक बिल्कुल बहुत ही शर्मनाक घटना वहाँ पर हुई थी। किसानों को जो है फांसी से कुचला गया था। उसके बाद अजय मिश्रा टैनी का बहुत। राजेंद्र जी एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, मुझे आप कुछ समय दीजिए, मैं ठीक करवाता हूं। डॉक्टर प्रियंका मौर्य हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका जी, वोट प्रतिशत लगातार चिंता का विषय है कि नहीं? 11 बजे तक का जो वोट प्रतिशत सामने आया है वो हर बार की तरह फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ फेज में भी वही है। ये जनता के मन में क्या है, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? देखिए, अभी तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है, मुझे वापस से मेरी सारी आवाज सुनाई दे रही है, डबल इको कर रही है आवाज। अभी आवाज ठीक आ रही है? चलिए आपके पास भी आएंगे एक बार। हाँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको हम ठीक कराते हैं। चलिए आप राजेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र जी आप अपनी बात पूरी करें, क्योंकि आपकी आवाज ठीक आ रही है। देखिए कि जब लखीमपुर जब इतनी शर्मसार घटना हो गई थी, उसके बावजूद भी पूरे देश में जो है विरोध रहा, अजय मिश्रा टैनी का रहा। उसके बावजूद भी सिर्फ अपनी हठधर्मिता पर भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ पर अजय मिश्रा टैनी को दोबारा ले आती है। हाँ। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं गुंजाइश तो है कि हाँ इस बार कुछ धांधली हो। और धांधली की बात जो अब रखी गई है वो तो आम जनता की तरफ से रखी गई है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मसार है। चुनाव आयोग को भी इसको देखना चाहिए कि भाई इस तरीके की घटना, इस तरीके की शिकायत जो लोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगर ये घटना वाकई में सत्य है तो फिर इस इलेक्शन का, इस चुनाव का क्या फायदा है? क्या नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, चिंता का विषय तो फिर अपने आप पे हो जाता है। राजेंद्र जी, एक वोट प्रतिशत जो है जो लगातार कम है, ये भी अपने आप एक बड़ी चिंता है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं सर? नहीं, बिल्कुल ये अपने आप में क्यों बहुत बड़ा चिंता का विषय है। या तो ये कह सकते हैं कि लोग बागों की जो आम जन की जो नाराजगी है, वो नाराजगी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ेगी इसमें, और भारतीय जनता पार्टी के का ही इसमें नुकसान है यहाँ पर कि अगर वोट प्रतिशत कम होता है तो। क्योंकि जो पिछले 3 चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें कहीं ना कहीं देखने में आता है जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो बिल्कुल बौखलाया हुआ है, वो बिल्कुल अलग अलग अटपटे तरीके से बयानबाजी कर रहा है। तो अपने आप में घबराहट साफ दिखाई दे रही है कि जो पिछले लंबे समय से जो किसानों की जो नाराजगी थी, वो मुझे लग रहा है कि शायद वो देखने को मिल रही है। लेकिन मेरे हिसाब से वोट डालकर वो नाराजगी को कम से कम जो भी है उसे दिखाना चाहिए। प्रियंका जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी। प्रियंका जी, पहले लखीमपुर खीरी और उसके बाद कन्नौज, ये आरोप लग रहा है कि दरअसल लखीमपुर खीरी में ईवीएम से जुड़ा मसला, पीठासीन अधिकारी पर बड़ा आरोप लगा दिया गया और कह दिया गया कि उनके पास एक बटन है, साइकिल पर दबा रहे हैं लेकिन बीजेपी पर जा रहा है। और कन्नौज में तो हद हो गई जब बीएसपी प्रत्याशी कह रहे हैं कि दरअसल वोटरों को धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है वोट डालोगे तो बीजेपी में, नहीं तो घर बैठो। सब ये झूठी अफवाहें हैं, विपक्ष के द्वारा फैलाई जा रही हैं। मैं सीधे सीधे बता दूं कि ये बौखलाहट है विपक्ष की, क्योंकि अब इनको ये समझ में तो आ ही गया है चौथे चरण में कि इनको अच्छी खासी हार मिलने वाली है, और इस बार फिर से तीसरी बार जनता मोदी जी को ही पसंद कर रही है और लेकर के भी आएगी 4 जून को सबके सामने। प्रियंका जी, मैं ये भी समझना चाहूंगा आपसे, जब वोट प्रतिशत की बात होती है, एक सेकंड अपनी बात करिएगा पूरी, साथ में जोड़ देता हूं उसके, आप पूरा समय ले लीजिएगा। मैं कह रहा हूं ये कैसे आप समझ लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेज के बाद कि अब ये होने वाला है, क्योंकि वोट प्रतिशत तो लगातार कम है, उस तरह से नहीं हो रहा है, जनता घर से वोट डालने के लिए नहीं निकल रही है। तो या तो ये आपसे नाराजगी है कि आपसे उम्मीद वो खो बैठे और इन पर भरोसा नहीं है जो सामने खड़े, ये वजह हो सकती नहीं हो सकती? नहीं, देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जनता बहुत समझदार है, लेकिन दिक्कत ये बहुत है कि जो मौसम इस समय इतना ज्यादा आग उगल रहा है, उसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए लगातार सारे जन सेवकों की अपील है जनता से कि सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकले और वोटिंग करें। और देखिए, जनता का अगर इसमें जो मत आएगा वो डिसाइड करेगा कि कौन, ये प्लीज इसको आवाज तो सही करवाइए, मैं तो बार बार ये को कर रहा, मैं अपनी आवाज सुन रही हूँ, मैं कैसे बोलूँ?
लेकिन आपकी आवाज हम तक सही से आ रही है और तमाम लोग भी सुन मेरी रहे हैं। आवाज मुझे बार बार वो इको हो रही है। चलिए, मैं जो ठीक बोल रही कराता हूँ हूँ। वही मुझे सुनाई दे रही है। मैं ठीक और कराता हूँ अभी प्रियंका भी जी, ये हो कोशिश रहा है। करते हैं, हमारी टेक्निकल टीम ठीक कर रही है उसको। भूदेव शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद। 13 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं और बड़ा चैलेंज ये है कि इन 13 में पिछली बार बीजेपी जीती और इन 13 की 13 में इंडिया गठबंधन को कोई भी प्रत्याशी नहीं है जो जीता हो। जी मिश्रा जी, अब बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जहां पर भी चुनाव हो रहा है उन सभी वहां के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आए और वोट करें, क्योंकि ये 5 साल बाद आने वाला एक पर्व है जिससे आपका वर्तमान और भविष्य तय होता है, आपके बच्चों का भी तय होता है। इसलिए सभी अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का करें। अब मिश्रा जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आप कह रहे हो उत्तर प्रदेश में 13 सीट, मैं बोल रहा हूँ आज पूरे देश की बात करो। उत्तर प्रदेश से छोड़िए, आज कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और मणिपुर से लेकर के जो क्या है संदेश खाली तक, महाराष्ट्र तक। जी हाँ, बोलिए 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 बोलिए। आज पूरे देश के अंदर देश का युवा, देश का किसान, देश की महिलाएं, देश का हर व्यक्ति वो ये पूछ रहा है मोदी सरकार से कि आपने 10 साल में जो वादे किए थे क्या वो पूरे किए क्या? आपने कहा। जी सर, आप कुछ पूछ रहे हो क्या? नहीं, आपने अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, तो मैं यही बता रहा था मिश्रा जी कि आज इस देश का वो प्रत्येक व्यक्ति मोदी जी से ये सवाल पूछना चाहता है कि युवा पूछ रहा है कि हमारा रोजगार कहाँ है, जो 2 करोड़ रुपए रोजगार, 2 करोड़ सालाना रोजगार देने का आपने वादा किया था। किसान पूछ रहे हैं कि हमारी आय दुगनी कहाँ हुई है। महिलाएं पूछ रही हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर के जो मणिपुर, उत्तर प्रदेश और ये तमाम जगह जिस तरह की घटनाएं हुई वो क्यों हुई। तो इस तरह आज देश में प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहता है। मोदी जी कहते थे कि मैं संदेश खाली पर भी पूछ रहे हैं लोग जी, संदेश खाली पर भी पूछ रहे हैं। बिल्कुल, संदेश खाली पर मैं खुद पूछ रहा हूँ। संदेश खाली पर जिस तरह की संदेश खाली पर जो बयान आया है महिलाओं का, तो उनको पैसे दे करके, डरा करके उन पर जो FIR करवाई गई उनके द्वारा, उस पर बयान दिलवाई गई, वो अब किसी से छुपा नहीं है। तो पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि ये किस हद तक भारतीय जनता पार्टी कुर्सी के लिए जा सकती है। देश के विकास से इनको कोई लेना देना नहीं है। देश को बांटने का जिस तरह से ये काम कर रहे हैं मिश्रा जी, 3 चरण के मतदान हो गए, आज 4थे चरण का होने वाला है। शर्मा जी, देखना किस तरह से मोदी जी की शर्मा जी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, बदलती जा रही है। उसके बाद में प्रियंका जी के पास आऊंगा और उनसे भी पूछूंगा। एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में अगर लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ तो सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की थी, जिम्मेदारी बीजेपी की बनती है, मानते हैं आप? बिल्कुल। संदेश खाली अगर होता है तो जिम्मेदारी किसकी मानी जाती है, पश्चिम बंगाल सरकार की कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। वो आपके इंडिया अलायंस के सहयोगी हैं कि नहीं? लेकिन आप ये देखिए ना, नहीं, वो आपके सहयोगी हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सहयोगी है, लेकिन इसका जवाब तो TMC की सरकार देगी ना। नहीं, सहयोगी अच्छा, सहयोगी हैं तो जरा ये बता दीजिए फिर, अगर सहयोगी भी हैं उदय जी, अगर सहयोगी भी हैं तो पश्चिम बंगाल में तो सहयोगी नहीं है ना, शायद आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। देखिए, चुनाव अलग लड़ना अलग बात होती है, लेकिन आज देश में जिस तरह से जिस देश के संविधान को, लोकतंत्र को, इस देश के लोगों को अगर इस देश को बचाना है तो निश्चित तौर पे मैं कहता हूँ कि आज सभी पार्टियां एक साथ होकर के चुनाव लड़ रही है। सभी पार्टियां क्या, देश के लोग। अरे सर, मैं फिर वही बात आ जाती है, बात वही घूम फिर कर आ जाती है सर। फिर आप कहते हैं, आप भूदेव भाई आज ये मत कहिएगा, फिर आप कहेंगे कि देखिए आप हमसे ही सवाल करें, हम प्रियंका जी से करेंगे सवाल। लेकिन ये कौन सी बात होती है कि हम साथ हैं, हम कह रहे हैं तुम चोर हो, हम कह रहे हैं तुम चोर हो, हम कह रहे हैं इनको वोट मत देना, हमको वोट दो, हम साथ हैं, लेकिन क्यों हमें संविधान बचाना है? कैसे सर, कैसे पॉसिबल हो जाता है ये? मिश्रा जी, 2 बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए और मुझे लगता है आपको अच्छी तरह पता होगा कि राजनीतिक लड़ाई एक अलग बात होती है और देश को बचाने की लड़ाई एक अलग बात होती है। आज देश को बचाने की लड़ाई है। अगर आप राज्य की बात करें तो वह राजनीतिक लड़ाई है, वहाँ कोई TMC बाकी पार्टी है तो वो अपनी राजनीतिक लड़ाई के लिए राज्य में चुनाव लड़ सकती है। लेकिन आज अगर समूचे भारत के स्तर पर अगर आप देखोगे तो साथ कैसे, ये भी तो बताइए ना। उसमें TMC इंडिया गठबंधन के साथ है, वो कैसे? उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन अगर बांटने की कोशिश करो तो उससे काम नहीं चलता है। मैंने तो ये सुना था और बचपन से देखा भी कि देश में राजनीतिक पार्टियां भले एक दूसरे से लड़ती रही हो, लेकिन जब कभी बाहरी देश से कोई बात आई, सब एक साथ आ गए। पाकिस्तान के साथ इतने सारे युद्ध हुए हमने देखा।
आप देश के अंदर बता रहे हैं कि देश के अंदर हम इसलिए साथ आ गए, लेकिन हम अलग अलग हैं। खैर, आता हूं प्रियंका मौर्य जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बोलिए, आ रही है मुझे आवाज। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, इनकी बात तो हो गई, इनकी बात खत्म हो गई। भूदेव शर्मा जी से मैं दोबारा पूछूंगा सवाल। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो जो पिछले 10 साल के काम, जैसा कि आप बता रही थी कि ये योजनाएं हमने लेकर आई, ये हमने काम किए, ये बताने चाहिए कि नहीं बताने चाहिए? लेकिन जो आपके शीर्ष नेतृत्व है वो तो मैम मटन, मंगलसूत्र, मुसलमान, इसके अलावा कोई बात ही नहीं कर रहा है, और फिर कह रहे हैं कि हम वोट प्रतिशत कम है, लोग वोट कम कर रहे हैं। नहीं, तो वोट प्रतिशत कम होने का रीजन ये तो है नहीं। देखिए, ये मैं आपको एक है, चीज मैं बताऊं कि कैसे अभी ये भी बहुत बताता हूं बहुत मैम। सारी चीजें कैसे कांग्रेस के ये भी एक बार प्रवक्ता बोल समझ रहे लीजिए, थे। फिर आप पहले बताइए। मुझे जवाब दे लेने दीजिए। मैं ये बहुत एक सारी सेकंड चीजें प्रियंका जी बोल जवाब रहे दे थे। दीजिएगा, मैं ऐड कर दूं फिर आप जवाब दे दीजिएगा। कैसे है मैं बता देता हूं। भाई, आपने 10 साल देश में शासन किया, आपकी अब सरकार रही, जनता को आपसे उम्मीद थी, इसलिए आपको सरकार मिला, इनको हटा दिया था। अब जनता कह रही है कि 10 साल में उसकी उम्मीदें जो थी वो उन पर बात हो नहीं रही है। अब तीसरे टर्म में आप क्या करेंगे, उसको लेकर कोई बात हो नहीं रही है। नहीं, ये और कैसे इनसे आप कह रहे हैं इन्हें कि वो जनता पहले ये हटा कह रही चुके है हैं, कि जो उनके सवाल थे, जो इन्हें पहले वो हटा चुके हैं। जो उन नहीं, ये तो गलत है। ये कब जनता कह रही है कि उनकी जो योजनाएं थी, उन योजनाओं का लाभ नहीं मिला? ये जनता ने कब कहा? किससे कहा? आपसे कहा? अरे आपके आपने नेता ये तो लाइन कहे बोली। ना, ऐसा थोड़ी है, ऐसा तो नहीं मटन है। और मुसलमान से आगे नहीं बढ़ रहे हैं ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और बात भी कर रही है। ऐसा नहीं है। देखिए, शुरुआत किसने करी थी? सैम पित्रोदा के बयान पे आप क्यों नहीं कुछ भी बोलते हैं? सैम पित्रोदा कौन है? इन लोगों ने पहले बात करी और उससे बाद उसके किनारा कर लिया। मैं सीधी सी बात एक चीज कहना चाहूंगी, ये जो चुनाव हो रहा है, ये भ्रष्टाचार और परिवार और तुष्टीकरण की जो लोग राजनीति करते हैं, उनको ये समझ में आ जाएगा इस चुनाव से कि इससे काम नहीं चलने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ये भी संदेश खाली पे भी बात नहीं करते हैं, तो संदेश खाली में टीएमसी का जो पाप है उसका भी हिसाब हो रहा है। ये कौन सा भ्रष्टाचार है? महिलाएं पवार का जो भ्रष्टाचार के टीएमसी प्रफुल्ल के पटेल नेता का है ना, भ्रष्टाचार। उनकी कंबल कुटाई कर रही हैं। और मैं आपको एक और गीता चीज कोड़ा का बता दूं भ्रष्टाचार, कि उनके पति मधु कोड़ा का भ्रष्टाचार, देखिए, मैं कौन सा अभी भ्रष्टाचार? आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। आप बीच में बोलने लग रहे हैं, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। अभी एक सवाल करने के बाद मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। आप मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। चलिए बोलिए। तो मैं यही बोल रही थी कि अभी आपने पाकिस्तान के ऊपर भी बोला, जो विदेशी मुद्दे हैं उस पर भी बोला। तो ये लोग किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? इनकी राजनीति में हर जगह सिर्फ एक वर्ग को, एक धर्म को लाभ पहुंचाने का ये लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। ये किस तरीके से जनता को लाभ पहुंचाने की बात कर रहे हैं? बताइए ना। 70 साल की अगर हम बात कर लें तो उस 70 साल में लोगों ने ये समझ लिया कि 60 साल में लोगों को क्या लाभ मिला और 10 साल में क्या लाभ मिला। अंतर जनता समझ रही है, क्योंकि जनता को मिल रहा है योजनाओं का लाभ। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुद्दा छूटा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से। प्रियंका जी, जनता पार्टी निरंतर लोगों के बीच में जाती है और उनकी परेशानियां उनको समझते हुए योजनाओं का लाभ पहुंचाती है। प्रॉब्लम मैम ये है कि मैं, देखिए, कट टू कट अगर बात हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, उससे जनता को भी समझ में आता है, और आप लोग भी चूंकि परिपक्व हैं हर चीज़ को लेकर, जवाब देने को, सवाल को लेकर। मेरा कहने का मतलब था, जब आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो अजीत पवार का भ्रष्टाचार कहाँ है? प्रफुल्ल पटेल का भ्रष्टाचार कहाँ है? झारखंड में मधु कोड़ा का भ्रष्टाचार का कितनी लिस्ट है मैम? फिर हम कैसे ही एक तरफ हम ये भी कर रहे हैं और हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है। कल को अरविंद केजरीवाल आपके बीजेपी में अगर समर्थन दे देंगे तो अब वो भी आ जाएंगे, पाक साफ हो जाएंगे क्या? देखिए, सीधी सी बात है, किसी भी भ्रष्टाचारी के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं खड़ी रही है। जिसने गलत कार्य किया है उसको सजा मिलेगी। तो ये सीधा सा फंडा है भारतीय जनता पार्टी का। इसमें किसी भी अजीत पवार को आप मानते हैं कोताही किसी के साथ जो भ्रष्टाचारी है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल को आप भ्रष्टाचारी मानते नहीं मानते? देखिए, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना। बस वैसे अरविंद केजरीवाल और ये अरविंद केजरीवाल का भी उनको आप सीधा भ्रष्टाचारी बता देते हैं। बेल पे आए हुए हैं बाहर अरविंद केजरीवाल। मैम, वहां तक तो बात ही नहीं पहुंची, उससे पहले अजीत पवार ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, नहीं तो ये स्थिति हो जाती उनके लिए भी। राजेंद्र यादव जी, ओवर टू यू। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो गलत कार्य करेगा न्याय करने का इनपुट है। नहीं, ये बात देखिए, उससे पहले अगर उन्होंने
उन्होंने भी ज्वाइन कर ली होती तो, और नहीं की होती तो पहुंच जाती बात यहाँ तक। ये भारतीय वो भी जनता बेल आउट ही होते ये भी। तो फैसला आप ही कर दे रहे हैं फिर तो। देखिए फिर तो कोई देखिए, ये जाने की भारतीय जरूरत जनता नहीं है, पार्टी की फैसला जो है करने के लिए पुरानी तो आप आदत बैठे ही है हैं फिर। कि जो दूर हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, वो देशद्रोही हैं। जो नजदीक आ गए, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। नहीं तो इनसे बात पूछे मुद्दे ना, की आती है, केजरीवाल ने बात भ्रष्टाचार नहीं मुद्दे किया पे है। करना नहीं चाहते हैं, देश को भ्रष्टाचार हिंदू नहीं मुस्लिम किया में है। ले जाना आप चाहते इसका हैं। जवाब दीजिए मुझे। आज पंजाब और हरियाणा में किसान पिछले लंबे समय से धरनारत है, उसके बारे में एक भी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं कहा कि भाई इतनी गर्मी हो रखी है, ये लोग बैठे हुए हैं कि चलो इनसे भी बात कर लेते हैं। देश में उनको भी अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है। क्या उनके वोट की जरूरत नहीं है क्या आपको? कि वो लोग बहुत पिछले लंबे समय से, कई महीने उनको वहाँ हो गए बैठे बैठे। आचार संहिता में भी वो लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों की बात होती है उनसे तो वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि आप लोग धैर्य रखिएगा कि हम दिल्ली तक पहुँचेंगे तो दिल्ली हमारा साथ दीजिएगा। तो वही जैसे ही सरकार बनेगी कोई तो दिल्ली में वो किसान आएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेवारी नहीं है कि उन किसानों के बारे में उनका दर्द जाना जाए? जो लखीमपुर की घटना हुई थी, क्या उस घटना को, उस दर्द को साझा नहीं कर सकते थे? एक नेता का टिकट नहीं काट सकते थे? लेकिन इनकी अपनी हठधर्मिता है, ये अपने हिसाब से चलते हैं। राजेंद्र जी, और मैं इसी में एक चीज और जोड़ देता हूँ। जी बताइए। फिर प्रियंका जी से जवाब ले लेंगे और उसके बाद फिर वरुण जी आपके पास आता, भूदेव जी आपके पास आता हूँ मैं। इसी में एक चीज और जोड़ देता हूँ। भी 3 दिन पहले बयान भी आया था, आपने नहीं देखा हो तो मैं याद दिला देता हूँ। अमित शाह जी पहुंचे थे प्रचार करने के लिए अजय मिश्र टेनी के लिए, और वो उनके बगल में खड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि देखिए, जनता से कह रहे थे कि देखिए, लोग चाहते हैं कि उनका सांसद मंत्री बने, मैं तो मंत्री दे रहा हूं आपको और आप इनको जितवाइए एक बार, फिर मैं इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो ये मैं वहीं पर आता, लेकिन आपने बीच में रोक दिया था, मुझे सुनना जरूरी था आपका कि जब मंच से इस तरीके की बातें हों तो ये देश को बांटने की साजिश नहीं है तो क्या है? क्या आप करना चाह रहे हो? क्या आप देना चाह रहे हो देश को? आप कहते हो कि बहुत अच्छा भविष्य है देश का, तो मुझे लगता है कि ऐसा कहीं भविष्य नहीं है जहां देश का अन्नदाता जो है वो परेशान हो, त्राही त्राही कर रहा हो, अपने हक अधिकार की बात कर रहा हो, सड़कों पर बैठा हो, और आप दूसरी तरफ पूरे देश में चुनाव चिल्ला रहे हो कि आप हमें वोट दीजिएगा। आप जाके उनसे वोट मांग लीजिएगा, कम से कम उन पर अधिकार, वोट तो देने का अधिकार उनको भी है, उनके पास भी आपको जाना चाहिए। ये बिल्कुल नैतिकता पे ये होना चाहिए। ठीक है, प्रियंका जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद भूदेव जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, नैतिक आप कर रहे हैं, मैं साफ बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ सदैव खड़ी है, और जब भी कोई भी योजना का लाभ हुआ तो भी वो पहुंचाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनी हुई किसानों के लिए, और बहुत सारी चीजें आपने बोली। तो मैं इन चीज के लिए भी यही बस कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कार्य कर रही है, ऐसा नहीं है कि किसानों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बिल्कुल ध्यान है प्रियंका जी, बिल्कुल ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल सामने खड़े होकर लाठी बरसाई जाती है और गोलियां चलाई जाती है, बिल्कुल ध्यान दिया जाता है। किसानों को तो स्पेशली ध्यान दिया जाता है कि हाँ, आप अपने अधिकार की बात करिएगा, हम अपने लाठी डंडे लेकर बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। और बिल्कुल देखने पर आया है, पिछले समय में काफी लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं, 13 महीने का आंदोलन था, उसमें भी सब देखने को मिला क्या क्या चीज हम लोगों ने सही है, क्या चीज खैर सरकार देर सवेर जागी, लेकिन कम से कम कानून वापस ले लिए, ये अलग बात है। ठीक है, प्रियंका जी आपके पास आ रहा हूं। अब भूदेव जी आपसे मेरा सवाल ये था सर कि अगर मैं ये कहूं, बुरा मत मानिएगा, देखिए मेरा काम है सवाल करना, और हर पत्रकार का अलग अलग तरीका होता है सवाल करने का। मैं अगर आपसे ये कहूं सर कि चूंकि 10 साल पहले आप शासन में रहे, ठीक है, उसके बाद आप 10 साल विपक्ष में रहे, अब आप फिर से सत्ता में आना चाहते हैं, जाहिर सी बात है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या आप पुराने ही माल को नई पैकिंग में करके नहीं सामने ला रहे हैं जनता के? आप नई कोई बात जो पिछले 10 साल चूंकि आपके पास मौका रहा, सरकार चलाई आपने और जनता ने आपको बाहर कर दिया, अभी नया क्या है ये बताइए। मिश्रा जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपने कहा कि 10 साल हमारी सरकार रही, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और मोदी जी की सरकार थी जी, तो अगर आप उससे कंपेयर करके उसके बाद जो हमारी कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र आया है, जिसको लेकर के पहले कुछ दिन पहले मीडिया कहता था कि आपका प्लान क्या है इस देश को लेकर, देश के लिए, तो भाई प्लान सबके सामने है। हमारी पार्टी का जो न्याय पत्र आया है वो देखिए ना, युवाओं के लिए हम क्या लेकर के आए हैं, महिलाओं के लिए हम क्या लेकर के आए, किसानों के लिए हम क्या लेकर के आ रहे हैं, वो सभी के सामने है। अब इसमें भी कोई बताने वाली बात है, आज 4 चरण के चुनाव हो गए और हमें तो खुशी है कि हमारे जो नेता है, चाहे वो राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, खड़गे जी हो, या जितने भी तमाम नेता है, वो केवल और केवल न्याय पत्र को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारी क्या योजना है, इस देश को क्या। मोदी जी एक सेकंड आपको माफी के साथ रोकूंगा, एक खबर आ रही दर्शकों को बता दूं, तुरंत आपके पास आ रहा हूं। दरअसल चुनावी मौसम में हुंकार भरते भरते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी थोड़े रिलैक्स मूड में भी नजर आए और जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है। यह तस्वीर मायानगरी मुंबई से सामने आई है, जहां पर चुनावी प्रचार के बाद मुख्यमंत्री जुहू बीच पहुंचे और उन्होंने बच्चों के साथ क्रिकेट खेला। वहीं इसी जुहू पर मौजूद जो लोग थे वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर पहले तो दंग रह गए और फिर सीएम के साथ सेल्फी लेने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके साथ ही साथ इस दौरान सीएम ने लोगों को केदारनाथ और मानसखंड की यात्रा पर आने के लिए न्योता भी दिया। तो सीएम का यह अनोखा अंदाज, और चूंकि उत्तराखंड में चुनाव हो चुका है, अभी पुष्कर सिंह धामी के ऊपर जिम्मेदारी जो है वो अन्य प्रदेशों की है प्रचार की, लेकिन यह अंदाज अपने आप में एक राजनीति से हटकर अगर कहा जाए तो एक कॉमन मैन वाली जो छवि होती है, अच्छी बात है, ऐसे नेताओं को होना चाहिए। और क्रिकेट खेलते हुए नजर आए, पहले जॉगिंग की, उसके बाद बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे थे उनके साथ क्रिकेट खेलने लग गए। और चलिए चर्चा एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। इन्हीं क्रिकेट शॉट के बीच में भूदेव शर्मा जी अपनी बात पूरी करेंगे। जी तो जी मिश्रा जी, मैं यही बता रहा था कि आज हमें तो गर्व है। एक तरफ हमारे नेता, हम जो न्याय पत्र में जो घोषणाएं की हैं उनको लेकर के बात कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी हर वर्ग के बीच में जा रहे हैं, विद्यार्थियों के बीच में, युवाओं के बीच में जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं उनकी क्या योजनाएं। हमारा जो कांग्रेस का जो न्याय पत्र बना है वो इस देश का न्याय पत्र है, इस देश के लोगों के द्वारा, देश के लोगों के लिए बनाया हुआ न्याय पत्र है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर के जब कुछ खास पॉइंट्स का जिक्र कर दीजिए सर, जो आपको लगता हो कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज है। न्याय पत्र बनाए, अब वही लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। कुछ खास पॉइंट्स का जरा जिक्र कर दीजिए उनमें से, जिनमें आपको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है। मिश्रा जी मैं बता रहा हूँ, मेरी पूरी बात होने दीजिए। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी का जो संकल्प पत्र के नाम से जो आया है, क्या उन पर किसी भी नेता ने, चाहे वो मोदी जी हो कोई भी हो, इन्होंने कभी किसी भी जनसभा में ये बात की है कि हम अपने संकल्प पत्र में ये करने वाले हैं? सिर्फ मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान को छोड़ करके। अब मैं आपको बताता हूँ कि न्याय पत्र में क्या है। न्याय पत्र में वो है जो इस देश को विश्व गुरु बनाने की एक जो प्रक्रिया है वो रची जाएगी। महिलाओं के लिए जो घरों में काम करती हैं, जिनको आज तक अपनी इकोनॉमी में कभी कोई स्थान नहीं मिला, उनको उनके खाते में सीधे 1 लाख रुपए पर ईयर डाला जाएगा, जिससे वो इकोनॉमी के अंदर उनका काउंट होगा। हम इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, हमें अभी भी आज यूपीएससी की तैयारी करता था तो उसमें हम इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, तो उसमें हम देश की अर्थव्यवस्था में जब देखते थे तो जो महिलाएं घरों में काम करती है उसको उसमें काउंट नहीं किया जाता। लेकिन ये इतिहास में पहली बार होगा कि महिलाओं को भी अर्थव्यवस्था में जगह मिलने जा रही है। जो युवा, सुनिए, जो हम युवाओं को 30 लाख नौकरी देने वाले हैं और जो युवा फॉर्म भरते हैं सरकारी नौकरियों का, उनके लिए हम कोई भी फीस नहीं लगेगी। 25 लाख रुपए तक का इलाज चिरंजीवी योजना के तहत फ्री चले जा रहे हैं, जो राजस्थान में दिया था। ऐसी तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो किसानों की आय, किसानों के लिए MSP की राशि लेकर के आ रहे हैं। तो आपके न्याय पत्र पर क्रांतिकारी बातें हैं। भूदेव जी एक सेकंड, ठीक है, समझाइए। मेरा कहने का मतलब ये है, आपने तमाम चीजें बताई, अच्छी बात है, आप उनको पूरा भी करें, ये भी हम चाहते हैं। मेरा सवाल सर से इतना है कि इसी न्याय पत्र में, न्याय पत्र जब लॉन्च हो रहा था तो राहुल गांधी ने एक एक्सरे वाली बात बोली थी कि पूरे देश का एक्सरे होगा और इकोनॉमी के आधार पर जातिगत, मतलब ऐसा कुछ था। ये एक बार मुझे समझा दीजिए कि ये क्या था, मतलब जो उद्योग, जो बड़े बड़े लोग हैं और जो मोदी सरकार ने जिनके पास पैसा पहुंचाया है उनसे बराबर बराबर बांटा जाएगा जनता के बीच, कैसे ये ऐसा कुछ है क्या? मिश्रा जी, मुझे लगता है कि पहले आप उस बयान को दोबारा सुनिए, फिर उसके बाद आप सवाल कीजिए। ऐसा कभी राहुल जी के द्वारा नहीं बोला गया कि उनका पैसा लेकर के गरीबों को बांटा जाएगा, ये उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जिसकी आबादी उसको उतना हक मिलना चाहिए। आज देश के अंदर तो लोग पिछड़ चुके हैं, वो पिछड़ के चले जा रहे हैं। तो चंद लोग पास इस देश की पूरी संपत्ति है और मोदी सरकार उनके लिए काम कर रही है। कभी कभी गरीबों के लिए कोई योजना लेकर के नहीं आती। किसानों का ऋण माफ नहीं होता है, लेकिन उनका अडानी अंबानी का ऋण माफ होता है। तो उनको लेकर के बात की है, उसमें दिक्कत क्या है? आज जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सर सुन लीजिए, आज जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, चाहे वो जनरल वर्ग का हो या किसी भी वर्ग का हो, तो उनको आर्थिक न्याय देने का काम जो क्या है हम लोग करेंगे। उनके लिए चाहे वो सरकारी नौकरी हो, आज जैसे हम महिलाओं की आधी आबादी 8 लाख के लिए हम 50% आरक्षण देने जा रहे हैं सरकारी नौकरियों में। इसी तरह से जो पिछड़ बराबर कैसे करेंगे, वही पूछ रहा हूं। जाएगा जी, कैसे करेंगे ये बराबर? मिश्रा जी वही तो बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं, कैसे करेंगे, यही तो सारा प्लान। नहीं तो आप मुझे ना समझ लीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, एक बार फिर से समझा दीजिए।
मिश्रा जी, जब तक इस देश में कौन कितने लोग हैं, जातिगत जनगणना हो, इकोनॉमिकल आधार पर जनगणना हो, आर्थिक रूप से कितने बस यही पॉइंट था मेरा सर, एक सेकंड बताइए, यही पॉइंट था, यही पॉइंट था, ये जो इकोनॉमिकल सर्वे जो आप कह रहे हैं, इसी पर मैं आपको लाना चाह रहा था, आप आ गए। अब आप मुझे बताइए, ये इकोनॉमिकल सर्वे करके क्या होगा, इसका क्या फायदा होगा? बिल्कुल, क्यों फायदा नहीं होगा, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं फायदा नहीं होगा, मैं ये पूछ रहा हूं क्या होगा, ये पूछ रहा हूं मैं। वही तो आपको बता रहा हूं, जो लोग आर्थिक, देखिए पहले भी इस देश में आरक्षण मिलता रहा है, वो अलग बात है, मिलता रहा है कई लोगों को, कई लोग जो क्या है जिनकी जो एक बार जो एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताता हूं, अगर कोई व्यक्ति कोई आईएएस होता है तो उसका लड़का ही आईएएस बनता है। क्यों आईएएस बनता है? क्योंकि उसको वो सुविधाएं मिलती हैं, वो उसी माहौल में ढला हुआ होता है। लेकिन एक जो गरीब वर्ग का व्यक्ति होता है, न तो उसको पढ़ने के लिए सुविधाएं मिलती है, न उस तरह का माहौल मिलता है, और वो नहीं पढ़ पाता है। अगर आर्थिक आधार पर सुनिए, अगर शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं आप, पूरी बात सुन लीजिए ना। और ये राजेंद्र जी हैं, ये किसी पार्टी से नहीं है, ये किसानों की आवाज उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी तो ये कह रही है कि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप भी सीधे सीधे वहीं पहुंच रहे हैं। क्या चीज? राजेंद्र जी एक बार दोबारा से दोहरा मैं ये कह रहा हूं कि जो बात है जहां पर आप ले जा रहे हैं, मैंने आपको इसीलिए रोका है कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इसी बात कहती है कि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करते हैं। नहीं, हमने आर्थिक आधार पर नहीं, आप आर्थिक तक तो पहुंच गए, सीधे सीधे नहीं जा रहे थे, मैंने रोका है आपको। क्या राजेंद्र जी, मेरे पास मान लीजिए, मेरे पास मान लीजिए लोगों को बढ़ाया जाए तो आर्थिक आधार पर मेरा सिर्फ आपसे पूछना था कि आप सीधे सीधे वहीं जा रहे हैं, मैं तो सिर्फ रोकना चाह रहा था आपको। किया जाएगा, ये क्या बात हुई कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की किसने बात किया? आर्थिक आधार पर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनको भी ऊपर उठाने का काम किया जाएगा। उनके लिए भी इस देश में, जैसे चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे हर क्षेत्र में, उनको भी आगे आने का मौका दिया जाएगा। नहीं, मुझे शायद ऐसा ही लगा कि दोनों का मतलब एक ही है, शायद इसीलिए मैंने पूछ लिया था आपसे, मुझे ऐसा लगा शायद। पहले आप उसे समझिए, पकड़ लिया बस, अभी भाई मैं खैर चलिए ठीक है, भूदेव शर्मा जी आपने पूरी कोशिश की समझाने की, लेकिन ये अभी तक मेरे लिए भी एक राजेंद्र जी अगर आपको समझ आया हो तो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि जो इकोनॉमिकल सर्वे की बात हो रही है, देखिए ये क्या है, मैं और बराबर कैसे होगा? मैं थोड़ा सा इसमें चुनावी उसमें जाना चाहता हूँ। हाँ। कि जो कांग्रेस और जो भी गठबंधन के घटक दल हैं, हाँ। वो थोड़े से नहीं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, इसीलिए जो ये जनता थोड़ी सी परेशान है, वोट कम करने आ रही है या थोड़ा सा इधर उधर जा रही है, उसकी एक वजह ये भी है कि क्योंकि इन लोगों ने बिल्कुल चुनावी तैयारी नहीं करी। अचानक से इन्होंने वो मैनिफेस्टो जो भी तैयार करे हैं, कांग्रेस पार्टी का अलग है, समाजवादी पार्टी का अलग है, उधर बिहार में जो इनके घटक दल हैं उनका अलग है, उनका अलग है, सबका ही अलग अलग है। जब आप एक साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कर रहे हो, एक साथ इस देश के विकास की बात कर रहे हो, तो फिर आप लोगों के जो मैनिफेस्टो हैं वो अलग अलग क्यों हैं? तो मेरा सिर्फ इनसे ये था कि ये जो अभी जिस पर आप कह रहे थे कि इस पर थोड़ा रोशनी डालिएगा, वो रोशनी डालने का सिर्फ यही कारण है कि इन लोगों की जब विचारधारा ही नहीं मिल पाई, इन लोगों ने मिलकर सरकार बनाने की बात कर ली। अब एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा, अब मैनिफेस्टो या तो वो अपने वाले को तैयार करेगा, इनके वाले को तैयार करेगा, सब में बिल्कुल अलग अलग बहुत ज्यादा अंतर है। सरकार बनने के बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, कब सरकार बनने के बाद तो वो अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। सिर्फ मेरा हाँ बुझा जी, प्रियंका जी आ रहा हूँ, बस एक सेकंड में आया। राजेंद्र जी ने सही कहा कि जितनी भी हैं सबका अलग अलग मैनिफेस्टो, इनको ये पता होगा कि कुछ क्षेत्रीय समस्याएं अलग होती हैं, इसलिए जो क्या है इस देश में पंचायती राज को लेकर के आएगा कि गांवों की समस्याओं को जिले स्तर पर नहीं समझा जा सकता, जिले की समस्याओं को राज्य स्तर पर। मेरा कहने का मतलब सर ये है कि अगर आपकी मान लो सरकार बन गई, मान लो आपकी सरकार बन गई, आपका प्रधानमंत्री बन गया, वो सरकार जारी करेगी कि हम महिलाओं को इतने रुपए महीने दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र हम इतने दे रहे हैं, सर ये क्षेत्रीय फिर कैसे हो जाएगा? दो अमाउंट आएंगे क्या उसके पास? या तो देखिए, जो आप कहना चाहते हो, जो सवाल पूछते हो, वो हमारा जवाब होने के बाद पूछिए। ना तो आपकी बात जनता समझ पाती है, ना हमारी बात पर समझ पाती है, तो इस डिबेट का कोई मतलब नहीं रह जाता। नहीं सर, देखिए आप अगर सवाल छुप जाते हैं वो बात अलग है,
वो बात अलग है भूदेव हम जी। लोगों ने शर्मा जी को बनने वाली बात नहीं करी आपको, हम तो सिर्फ ऐसे ही जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी तो देखना चाह रहे हैं। हम लोग बहुत लंबे समय से अपना रोड पर बैठे थे, सड़क पर बैठ रहे, आंदोलन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं रहता है कि चलो भाई हमारा साथ कौन देगा। तो हम हो सकता है कि हम देख रहे हो आपकी तरफ, ऐसा भी हो सकता है, कम से कम आपके मैनिफेस्टो में कुछ दम देखना चाह रहे हो हम लोग भी। तो इसलिए मैं पूछना चाह रहा था, मेरा सिर्फ ये जवाब सवाल था और कुछ नहीं था। आप उसे अन्यथा ना लें, उसे पार्टी आपकी, आप अपने हिसाब से चलाएंगे, हमारा किसान संगठन हम अपने हिसाब से चलाएंगे। लेने की बात ही नहीं है, लेकिन दर्शकों को ये समझना चाहिए। मिश्रा जी बीच में सवाल पूछ लेते हैं, न तो मुझे सवाल समझ में आता है कि क्या पूछा। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है सर कि मैं इसलिए पूछ लेता हूं कि इधर उधर की बात जो है ना सर, वो समझ में नहीं आती किसी के। कट टू कट बात, मुद्दे की बात, और तुरंत सवाल तुरंत जवाब। पेट में बैठते हैं तो इधर देखिए सर, इन सब चीजों के लिए, लंबी बातों के लिए सर रैलियां होती है। उन सब चीजों की रैलियां होती है ना, वो राहुल गांधी भाषण देते तो हैं 1-1 घंटे का, कोई दिक्कत, समझ में आ जाएगा। या कम समय में कम बात, ज्यादा बात रखनी पड़ती है, इसलिए टोक देता हूं। फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं अगर मेरी बात बुरी लग रही हो आपको। नहीं, हमें कोई बुरी नहीं लगती। ठीक है प्रियंका जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। चलिए, प्रधानमंत्री जी अलग अलग भाषण दे रहे हैं, अलग अलग बातें करें, अच्छी बात है, अपना अपना नजरिया होता है जनता के बीच बात रखने का। एक मुद्दा है 370 का, जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई और हटाने के बाद उसका क्रेडिट लिया गया। जाहिर सी बात है, आप ही ने हटाई, आप ही लेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि जम्मू में जो 2 सीटें वहां पर तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, कश्मीर की 3 सीटों पर आप चुनाव नहीं लड़ रहे, ये मतलब किसी बात का कोई आप प्रत्याशी नहीं मिले कि आपको लगा कि नहीं अभी 370 पर जनता क्या कह रही है ये पता चल जाएगा, क्या कारण रहा इसका? देखिए, अभी काफी कुछ कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि राहुल गांधी जी जन जन चाहते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, आवाज सुनते हैं। पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी, इनके बात का मैं जवाब दे दूं और पूछ लूं जरा इनसे मैं कि राहुल गांधी जी किन के बीच में जाते हैं। और 5 साल बाद तो वो रायबरेली लास्ट दे गए हैं नामांकन करने के लिए, तो जन जन के बीच में जाने वाला इन लोगों का क्या हिसाब किताब है, इनके राहुल गांधी जी का, और क्यों अगर इतना लोगों के बीच में कनेक्टेड हैं तो गायब होते जा रहे हैं, और अगर जनता भी इनके साथ है तो वोटिंग में क्यों नहीं परिवर्तित होता है, इनको क्यों नहीं मिलता है साथ जनता का। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और महिलाओं की बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता, इनसे जरा सब पूछ लीजिए कि राधिका खेड़ा कौन है इनके पार्टी की और क्यों उनको पार्टी छोड़ना पड़ा, और उन्होंने पार्टी छोड़ी, इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, उस पे किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इनके पार्टी के प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, जो कि महिला शक्ति का उदाहरण है, इन लोगों ने एक भी जवाब देना उचित नहीं समझा। तो उस पे ये क्या कहना चाहेंगे? और ये कह रहे थे कि जो महिलाएं हैं उनके खाते में 1-1 लाख रुपए देंगे, तो 1-1 लाख रुपए जो आप खाते में भेजेंगे ना, ये खाते भी खुलवाने वाले अगर कोई हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री ही हैं। आप लोगों ने इस देश में लोगों को हर चीज से वंचित रखा, लोगों के पास खाते नहीं थे। जनधन खाते के द्वारा आप अब ये कह रहे हैं कि आप 1 लाख रुपए भेजेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि जनता आपको पसंद करके चुन करके ले आएगी आपके कर्तव्यों के हिसाब से, जैसे आप लोगों ने पिछले 60 सालों में किया, तब तो आपको ये करने का मौका मिलेगा। तो सबसे बड़ी तो चीज यही है ना कि आप कितना कनेक्टेड हैं लोगों से, सिर्फ बातें कर लेने से, बौखलाने से और लास्ट मोमेंट ये बोलने से कि विपक्ष आ रहा है और स्ट्रांग है, एक तो ये सेकंड तो रोकना समझ में आ चाहता जाएगा 4 हूं। जून। एक सेकंड उदय जी, अब आपको समझ में आया कि मैं क्यों बात को टोक देता हूं बीच में? आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। जी बिल्कुल, मैंने सवाल किया था जम्मू कश्मीर पर, जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला मुझे। नहीं, क्यों मुझे राहुल गांधी पर चले गए, क्या आ रहा हूँ आप लोगों के पास आ रहा हूँ। एक सेकंड में आ रहा हूँ प्रियंका जी, एक जरूरी तस्वीर है, दिखा देते हैं, जरूरी खबर है, आप लोगों के पास लौट कर आ रहा हूँ। चूंकि चौथे चरण का मतदान चल रहा है और चौथे चरण के बीच में जो 13 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं खासतौर पर बेहद महत्वपूर्ण है, और ऐसे में जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं नवदीप रिढ़वा, उनसे बातचीत की ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक ने, सुनिए। यूपी की 13 सीटें शामिल हैं। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप जी हैं। सर, अब तक जो मतदान प्रतिशत आया है किस तरीके का देख रहे हैं और किस तरीके का चुनाव चल रहा है? देखिए, अभी हमारे पास 11 बजे का मतदान प्रतिशत उपलब्ध है और चौथे चरण में उत्तर प्रदेश में 27.12% का मतदान हुआ है।
जो अभी तक के पहले तीनों चरणों से 11 बजे के मामले में अधिक हुआ है मतदान प्रतिशत। और अगर हम इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें, सबसे अधिक हुआ है कन्नौज में 29.90, सबसे कम कानपुर में हुआ 21.34, बाकी सब में इसके मध्य हुआ। और कुल मिला के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। हालांकि शिकायतें लगातार सुबह से अलग अलग आ रही हैं, बट कोई ऐसी गंभीर शिकायत नहीं। शिकायतों पे हम लोग निगाह रखे हुए हैं और बहुत फास्ट हमारे जो ईमेल से आ रही हैं, फ़ोन से आ रही हैं, सोशल मीडिया या मीडिया में रिपोर्टेड है, उन सब पे हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं फील्ड से और उस पर एक्शन हो रहा है। बहुत सी शिकायतों का निवारण हम वेबकास्टिंग का जो हमारा व्यवस्था रखी है, लगभग 26,500 आज पोलिंग स्टेशन हैं, सो उसका 50% 13,000 कुछ में हमारे इसमें कैमरा लगे हैं, तो उनके माध्यम से भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी तक जो सब शिकायतें आई हैं उनका किस तरीके का नेचर, ईवीएम को लेकर आ रही हैं या फिर कहीं पे किसी तरह के विवाद को लेकर आ रही, कैसी शिकायतें आई हैं? हर तरह की शिकायतें हैं। ईवीएम को लेके तो हर चरण में आती हैं, इस बार भी, और एक्सपेक्टेड भी है। जहां भी ईवीएम बदलती है तो वो एक शिकायत के रूप में तुरंत करते हैं, बिना वेट किए हुए कि वो कब ठीक होगा। हालांकि हम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड रखा है कि आधे घंटे में हम लोग ईवीएम को रिप्लेस कर दें, और लगभग हम उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा भी अलग अलग तरह की शिकायतें हैं। कुछ शिकायतें हैं कि बिना पहचाने वोटर्स को वोट डालने दिया जा रहा है। कुछ जगह शिकायत है कि वोटर्स को अनावश्यक ज़्यादा चेकिंग हो रहा है। कुछ जगह शिकायतें हैं कि मतदाता पर्ची मिली नहीं है और पार्टी की मतदाता पर्ची को माना नहीं जा रहा है। कुछ जगह और तरह की शिकायतें हैं, किस जगह है आपस में एक दूसरे को धमकाने की या बस्ते से कुछ वोटर लिस्ट लेने की। बट संख्या में अगर हम पूरा देखें, जितना बड़ा चुनाव है, बहुत प्रतिशत में कम है और बहुत कोई सीरियस नहीं है, और उसको रिस्पॉन्ड हम लोग तुरंत कर रहे हैं अगर कोई शिकायत आ रही है तो। और 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है, मतदान प्रतिशत में वो इजाफा देखने को नहीं मिला और उसमें वजह बताई जा रही थी कि मौसम गर्मी। आज मौसम की थोड़ी सी मेहरबानी देखने को मिली, तो क्या कुछ उम्मीद है कि शाम तक जो मतदान प्रतिशत आएगा वो बाकी 3 चरणों के मुकाबले काफी अधिक होगा? उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं, और 11 बजे के आंकड़े भी ये बता रहे हैं कि इस बार हायर परसेंटेज है। बट ये मोमेंटम शाम तक अगर चलता है तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे होगा। तो हम लोग अभी देखेंगे शाम तक क्या फिगर्स आते हैं, बट हमारी उम्मीद यही है कि वोटिंग परसेंटेज बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 3 चरणों के जो चुनाव हुए हैं उसके मुताबिक इनको उम्मीद है चुनाव आयोग को कि आज के इस चरण में मतदान प्रतिशत में काफी इजाफा देखने को मिलेगा। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो चुनाव अधिकारी को उम्मीद है कि वोट प्रतिशत बढ़ेगा, और हम भी यही कह रहे हैं कि वोट से चोट करिए, क्योंकि यही तो एक मौका है जो आपका आने वाला भविष्य तय करेगा, अगले 5 साल तय करेगा। और चूंकि भूदेव जी, प्रियंका जी, राजेंद्र जी, अब आप लोग समझ गए होंगे। प्रियंका जी, देखिए, मैंने आपसे सवाल किसी चीज को लेकर किया था, लेकिन आपने जवाब किसी और को लेकर दिया, और मुझे बेसिकली शिकायत दूर करनी थी भूदेव शर्मा जी की, कि जो कह रहे थे कि आप बीच में टोक देते हैं। मैं इसीलिए टोकता हूं सर, क्योंकि बात जो है वो पता है कि होनी चाहिए, और यहां पर थोड़ा रोकूंगा क्योंकि वक्त छोटे से ब्रेक का है। वक्त अब छोटा सा एक ब्रेक लेंगे यहां पर, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, और ब्रेक के बाद जब चर्चा आगे बढ़ाएंगे तो चर्चा आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी रिया डंगवाल। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।